जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों 20 साल बाद टाटा ग्रुप अपने किसी कंपनी का आईपीओ लेकर के आया है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों ये आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है और ये आईपीओ 22 नवंबर से 24 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों हम सभी को टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के इस आईपीओ का इंतजार इसलिए था क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री व सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है, जो कि फंडामेंटली व फाइनेंशियली साउंड है। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनी है। साथ ही इस आईपीओ में आपको काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनाने के अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए इस आईपीओ में काफी बड़ी खुशखबरी भी है। तो हम इस वीडियो में इस आईपीओ और इस कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। साथ ही दोस्तों चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो चैनल पे पोस्ट करते हैं, सेपरेट आईपीओ एनालिसिस की प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर ले, ताकि जो आगे आने वाले आईपीओस हैं उनकी भी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, करंट जीएमपी का स्टेटस है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अलॉटमेंट स्टेटस, ये सारी जानकारी भी आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1989 में टाटा टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट किया गया था एज अ ऑटोमोटिव डिजाइन यूनिट ऑफ टाटा मोटर्स। उसके बाद दोस्तों 1994 में कंपनी को एज अ सेपरेट कंपनी स्थापित किया गया और अभी भी टाटा मोटर्स ही टाटा टेक्नोलॉजीज के मैक्सिमम स्टेक को ओन करती है। और इसीलिए अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर 13 नवंबर की डेट तक जो कि आरएचपी फाइलिंग डेट थी टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो 13 नवंबर को अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर आपके डीमेट अकाउंट में थे, मतलब T+1 डेज ऑलरेडी लगते हैं शेयर्स को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होने में। तो दोस्तों अगर आपने 10th 11th या फिर 12th ऑफ नवंबर के पीरियड में टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदा है, या उससे पहले आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर थे, तो दोस्तों आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप दोनों ही कैटेगरी, चाहे वो रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम आईडी से, सेम डीमेट अकाउंट, सेम पैन कार्ड नंबर से दोस्तों आप रिटेल कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों चाहे आप एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन आपकी काउंट की जाएंगी। नहीं तो होता क्या था, आपको या तो रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं या तो आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए, जिसके पास जो शेयर है 13 नवंबर से पहले या फिर 13 नवंबर की डेट आरएचपी फाइलिंग की जो थी, उस डेट तक अगर टाटा मोटर्स के शेयर हैं, तो दोस्तों वो जो है दोनों ही क्राइटेरियाज और दोनों ही कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन को सेम आईडी, सेम पैन कार्ड से अप्लाई कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए दोस्तों अब आईपीओ और कंपनी को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। Tata Technologies Limited is a leading global engineering services company. They offer product development and digital solutions. This include turnkey solutions to global original equipment manufacturers, जिसे हम OEMs भी कहते हैं, and their tier 1 suppliers. Tata Technologies aspires to create value of their customers by assisting them in development of products that are safer, cleaner, and improve the quality of life for end customers. With their deep domain and expertise in automotive industry, they have gained high expertise to serve clients in adjacent industries also, such as aerospace and transportation and heavy construction machinery. चलिए दोस्तों अब कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी किस सेक्टर व इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है और कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आ रही है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें जिन्हें कंपनी कैटर करती है, सबसे पहला है ऑटोमोटिव, सेकंड है इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी, थर्ड है दोस्तों एरोस्पेस। अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, नेविगेटिंग द वे टू कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्यूचर। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आगे अभी से ही काफी ज्यादा ट्रेंड पर आ चुकी हैं। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही इस्तेमाल होने वाला है, तो उस पे कंपनी काम करती है। इंडस्ट्रियल हैवी जो मशीनरीज होती हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है। उसमें जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, उन टेक्नोलॉजीज व सॉफ्टवेयर का बनाने का काम कंपनी करती है। साथ ही एरोस्पेस सेक्टर को भी कंपनी कैटर करती है। तो कंपनी कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को कैटर करती है, जो कि अपने आप में काफी पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रोथ पोटेंशियल इन सारी ही इंडस्ट्रीज का काफी हाई है, इसीलिए कंपनी भी फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साथ ही अगर एक्सपर्टाइज की बात करें कि किन चीजों में कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, किन चीजों के पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के पास एक्सपर्टाइज में है, तो सबसे पहला है इंजीनियरिंग एंड आर&डी, सेकंड है दोस्तों डिजिटल एंटरप्राइज, थर्ड है दोस्तों एजुकेशन, एंड फोर्थ है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। The operation of Tata Technologies Limited is spread globally. They bring together diverse team for different parts of world with varied skill set
to collaborate in real time and solve complex engineering problems। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग पे देखा था कि आईपीओ 22 नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 30 नवंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 1 दिसंबर को। और वहीं दोस्तों अगर आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 4 दिसंबर को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड 475 टू 500 पर शेयर का डिसाइड किया गया है। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई अच्छा आईपीओ है जो कि ओवर सब्सक्राइब होने की जिसमें उम्मीद है, उसमें दोस्तों हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें और आमतौर पर सारे ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर इशू या फिर बिड की अगर बात करें तो 500 पर शेयर जो कि प्राइस है उस पर ही आपको अप्लाई करना है। 475 टू 4 जो 500 की रेंज है उसको छोड़ करके 500 पर ही अप्लाई करें। जो अपर प्राइस बैंड होता है उस पर ही अप्लाई करना होता है। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 30 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें तो 3042.51 करोड़ का ये इशू रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। ये फ्रेश इशू आईपीओ नहीं है और ये पूरा का पूरा 3042.51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप की अगर हम बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों में ही देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में और आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं यानी 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 15,000 रुपीज का। वहीं रिटेल कैटेगरी से आप मैक्स 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 390, अमाउंट हो जाएगा 1,95,000 रुपीज का। अब दोस्तों सबसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है अपने अलॉटमेंट के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अक्सर ये डाउट बहुत बार आता है कि हम लगातार आईपीओस पे अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब दोस्तों अलॉटमेंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं या फिर रिटेल कैटेगरी से ही 4-5 लॉट के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी से मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करें और डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स हो चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा पाएंगे और अपना कम पैसा भी लगा पाएंगे। अगर आप 30 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं 1,95,000 रुपीज के लिए अप्लाई करेंगे और वहीं अगर आपको मिलना भी होगा, अगर आप लकी भी रहे तो आपको अलॉट एक ही लॉट होगा। सेबी के जो न्यू रूल्स हैं उसके तहत आपको मैक्सिमम एक लॉट ही, जो मिनिमम लॉट है वही अलॉट किया जाएगा उस कैटेगरी में। इसीलिए दोस्तों रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो एक सिंगल लॉट के लिए ही अप्लाई करें। डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हैं और इवन अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर 13 नवंबर की डेट तक था तो आप एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। यही फायदा है प्रमोटर एज अ शेयर होल्डर आप अप्लाई कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज में, दोनों ही कैटेगरी से, रिटेल कैटेगरी में भी एचएनआई कैटेगरी में भी। अब अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 420, अमाउंट हो जाएगा 2,10,000 रुपीज का, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम लिमिट जो है रिटेल कैटेगरी की वो है 2 लाख रुपए तक की। तो अगर आप 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पर किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं अगर आप 10 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं दोस्तों मैक्सिमम जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से आप लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है 66, शेयर्स हो जाएंगे 1980, अमाउंट हो जाएगा 9,90,000 रुपीज का। अब दोस्तों जैसा कि रिटेल कैटेगरी में मैंने आपको समझाया कि मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लॉट कितने हैं 14, तो 14 के लिए अप्लाई करना है, इससे ज्यादा के लिए अप्लाई ना करें। ज्यादा के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किए जाएंगे अगर आप लकी रहते हैं और उस लॉटरी सिस्टम में आपका नाम आता है। तो दोस्तों मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 8-9 लाख रुपए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट 4 लोगों के, 4 जो अलग अलग पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस, वो प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा पाएंगे अलॉटमेंट की। साथ ही अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉट हो जाएगा 67, शेयर्स हो जाएंगे 2010 और अमाउंट हो जाएगा 10,05,000 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक डाउट बहुत बार आया है कि अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी मतलब 10 लाख के ज्यादा अमाउंट से आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको 10 लाख के शेयर्स मिलेंगे या फिर एचएनआई कैटेगरी में नॉर्मली जो 2 लाख के शेयर्स होते हैं वो अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों चाहे आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें चाहे आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, अगर आप लकी रहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं मतलब 14 लॉट्स ही अलॉट किए जाएंगे अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब दोस्तों क्यों बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है, तो इसका रीजन यह है कि एचएनआई कैटेगरी में जो टोटल 15% का रिजर्वेशन होता है उसमें 5% का जो कोटा है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, वहीं बाकी बचा हुआ 10% का जो कोटा है
वो बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है। तो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में, इसीलिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे भी अच्छा तरीका क्या है, अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो आप एक तो बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, बाकी जो अमाउंट आपके पास बचा हुआ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, तो वो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बाकी 10% का कोटा बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए, 5% का कोटा रिजर्व होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए। और इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो जो सेबी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही आईपीओ आया हुआ है। 50% का कोटा क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है और 35% का जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए इसमें रिजर्व किया गया है। आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें कि कितना स्टेक प्रमोटर्स के पास प्री इशू में था और बाद में पोस्ट इशू में कितना है, तो प्री इशू में 66.79% का स्टेक प्रमोटर्स के पास था और पोस्ट इशू में घट करके 55.39% का रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं, जिससे हमें एक्चुअल नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी फाइनेंशियली वो फंडामेंटली साउंड है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल एसेट्स को। एसेट्स की बात करें साल 2021 में 3572.74 करोड़ के थे, बढ़ करके 4218 करोड़ के हुए साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में। साल 2023 में 5201 करोड़ का हुआ। तो लगातार एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम बात करें मार्च क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर 2023 में, तो फिर ये ऑलमोस्ट अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5142 करोड़ का जो एसेट्स है वो कंपनी के पास प्रेजेंटली है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2425 करोड़ का था साल 2021 में। साल 2022 में बढ़कर के 3578 करोड़ का हुआ। साल 2023 में रेवेन्यू 25.81% से बढ़कर के 4501 करोड़ का हुआ। और वहीं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2587 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया है इसी क्वार्टर में। तो दोस्तों काफी पॉजिटिव कंपनी के फाइनेंशियल अभी तक निकल करके आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी चेक कर लेते हैं तो 239 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया साल 2021 में, ऑलमोस्ट ये दो गुना हो गया, बढ़कर के साल 2022 में 436 करोड़ का हुआ। साल 2023 में ये 42.8% से बढ़ करके 624 करोड़ का हुआ। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 351 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, सालाना उसे बढ़ा रही है, कॉन्सिक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में दिख रहा है। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सालाना बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेटवर्थ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी अगर हम बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने बढ़ाए हैं, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल बोरोइंग की बात करें तो हम इसे डेट टू इक्विटी रेशियो से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं तो 0.08 का है, तो मिनिमम डेट है, मतलब बहुत ही कम डेट है कंपनी के पास इक्विटी के कंपैरिजन में, जो कि काफी स्ट्रांग पॉइंट है। कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में काफी स्ट्रांग फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स की कंपनी निकल करके आ रही है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला है पी रेशियो। पी रेशियो से दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और इसी आधार पर डिमांड आती है और उसके आधार पर लिस्टिंग गेन्स आपको मिलते हैं। तो पी रेशियो है 32.53 का। चलिए अब इसका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि इसी सेक्टर और इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है वो किस पी रेशियो पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, उसका पी रेशियो प्रेजेंटली है 80.31 का। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का 37 का है। टाटा इलेक्सी जो कि टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है उसका 61.55 का है। तो काफी हाई वैल्यूएशन पे बाकी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे टाटा ग्रुप अपने इस आईपीओ को लेकर के आया है। और टाटा आमतौर पर रिटेलर्स के लिए काफी ज्यादा सोचता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा सोचता है, और उसी आधार पर आप देख भी सकते हैं कि काफी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो इसमें काफी मैसिव लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अब बाकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों 20,283 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, लार्ज कैप की एक कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 15.37 का है जो कि काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 20.87% की निकल करके आ रही है। वहीं दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जनरेट करेगी उससे आखिर कंपनी काम क्या करने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड सेकंड पॉइंट निकल करके आ रहा है क्योंकि एक ऑफर फॉर सेल है, तो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने स्टेक को सेल करने जा रहे हैं और सेकेंडरी मार्केट में से लिस्ट कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जिसे हमेशा ही हमें चेकआउट करना होता है, वो है दोस्तों जीएमपी। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब इससे हमें क्या आइडिया लगता है, इससे हमें लगता है कि कितने लिस्टिंग गेन्स कंपनी या आईपीओ लिस्टिंग डे पर ही बना करके दे सकती है। तो जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ को लेकर के आई है वो है 500, अपर प्राइस बैंड इसका 500 है, इस पर ही आपको अप्लाई करना है। जीएमपी
348 का ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इस आईपीओ को ओपन होने में अभी ऑलमोस्ट एक वीक बचा हुआ है। तो काफी मैसिव डिमांड कंपनी की ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 69.60% के, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की अगर हम बात करें तो 7,900 का चल रहा है रिटेल कैटेगरी से। वहीं एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,10,600 रुपीज का चल रहा है। काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में है, काफी अच्छा सब्जेक्ट टू सौदा रेट चल रहा है, काफी बढ़िया ये आईपीओ भी रहने वाला है। पर हम जैसा कि हम सारे ही आईपीओ में फाइनल डिसीजन लेते हैं लास्ट डे पे, क्लोजिंग डेट पे, जो कि है 24 ऑफ नवंबर की, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स बुक लिस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी। तो हम ये तीनों पैरामीटर्स को लास्ट डे तक अपनी नजर पे रखते हैं, उसके बाद किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो हम सेम प्रोसीजर को इस आईपीओ में भी अप्लाई करेंगे, जबकि आईपीओ काफी बढ़िया है, पर हम 24 ऑफ नवंबर को इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे। काफी ये बढ़िया आईपीओ है, पर सब्सक्रिप्शन फिगर को जरूर चेकआउट करेंगे कि किस तरीके की डिमांड इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए निकल करके आ रही है। जब भी दोस्तों आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी खुद की कन्विक्शन पर, खुद की एनालिसिस पर करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, ये सारे तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए इस आईपीओ से रिलेटेड। अब जरूरी नहीं है कि सारी ही पॉजिटिव पॉइंट हो, कुछ रिस्क भी कंपनी के साथ जरूर एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क वाला पॉइंट है द कंपनी मेजर ऑटोमोटिव सेक्टर्स एंड टॉप 5 क्लाइंट। तो मेनली इनके पास टॉप 5 क्लाइंट से ही रेवेन्यू वगैरह कंपनी जनरेट करती है। सेकंड एक कंसर्न वाला फैक्टर है नेगेटिव कैश फ्लो इन द पास्ट, और इसे चेकआउट करने के लिए और भी डिटेल में इसके फंडामेंटल्स को हमें देखना होगा। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं, कंपनी के ईयर ऑन ईयर कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जो कि कंसोलिडेटेड फिगर है, इसमें अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो ये भी नेगेटिव निकल करके आ रहा है। साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में लॉस में थी, लॉस नहीं कह सकते, रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, लेकिन कैश फ्लो कंपनी ने ऑपरेशन से कैश को जनरेट नहीं किया, और नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव निकल करके आ रहा है। ये थोड़ा सा रिस्क और कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट है एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंजेस रेट फ्लक्चुएशंस। फोर्थ है द कंपनी ऑपरेट्स इन वेरी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पीयर कंपैरिजन में टाटा ग्रुप की ही एक खुद कंपनी थी टाटा इलेक्सी, तो वो भी ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी ज्यादा डील करती है। तो दोस्तों एक कॉम्पिटेटिव बिजनेस, एक कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री ये है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, पर क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है। पर टाटा ग्रुप की कंपनी है तो थोड़ा सा ये कंसर्न वाला फैक्टर कम होता हुआ जरूर आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है द कंपनी क्लेम्स डिडक्शन अंडर स्पेशल टैक्स हॉलिडेज फॉर यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, थस एनी चेंज इन दैट कैन इंपैक्ट द बिजनेस। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है इकोनॉमिक जोन वगैरह में, जहां कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह हैं, जहां से कंपनी ऑपरेट करती है, उनमें कोई अगर चेंजेस आते हैं, कोई पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है, आगे आकर के इलेक्शन भी आने वाला है, तो इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पर पड़ सकता है। पर बहुत बड़ा मेजर कोई रिस्क वाला फैक्टर इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अभी तक निकल करके नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड सारी बातें और इस आईपीओ से रिलेटेड सारी बातें। पर इसी पीरियड में, इसी टाइम फ्रेम में कुछ और भी बेहतरीन आईपीओ आ रहे हैं। उसमें एक और आईपीओ है दोस्तों, गंधार ऑयल रिफाइनरी, जो कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है। इसका प्राइस वगैरह अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। वहीं अगर इंडियन रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो इसी पीरियड में ये आईपीओ आ रहा है। 21 ऑफ नवंबर को ओपन होगा, 23 ऑफ नवंबर तक ओपन रहने वाला है। तो दो डेट जो इसकी है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ क्लैश करने वाली है, जिसका इफेक्ट हो सकता है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी पर भी पड़े। पर गवर्नमेंट की काफी अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। 32 का प्राइस है, 4 का जीएमपी चल रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 12.50% के निकल करके आ रहे हैं। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू इस वीडियो को, इस आईपीओ के एनालिसिस के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एक एसमी कैटेगरी का ये आईपीओ है। 233 का इसका प्राइस है, जीएमपी 75 का चल रहा है। 32.19% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली ये कंपनी नहीं है, और खास करके एसमी एक कंपनी है, एसमी कैटेगरी का ये आईपीओ है। तो इस समय थोड़े से एसमी आईपीओस में थोड़ा डिमांड थोड़ी सी कम भी निकल करके आ रही है। इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर आईपीओ में तभी अप्लाई करें जब सब्सक्रिप्शन काफी मैसिव आता है और इसका जीएमपी 40 टू 50% के अप्रॉक्स ट्रेड होता हुआ अगर ग्रे मार्केट में निकल करके आता है 20 ऑफ नवंबर, जो कि इसकी क्लोजिंग डेट है, तभी आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। अदरवाइज अवॉइड करके बाकी जो आईपीओ आ रहे हैं और खास करके टाटा टेक्नोलॉजीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कल्याणी कास्ट की अगर बात करें, आईपीओ क्लोज हो चुका है, ये लिस्ट होने जा रहा है अब कल के दिन। 64.75% के इसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं। सनराइज लाइफ साइंस की बात करें 17.86% के। आस्क ऑटोमोटिव आज ही के दिन लिस्ट हुआ है, 9.93% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे थे, 7.55% पे लिस्ट हुआ है। रॉक्स हाईटेक की बात करें 120% के एक समय लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे थे, फिर 96% पे आया, फिर 90% पे आया और लिस्ट हुआ 60% पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा डिमांड जरूर एसमी आईपीओ में अब कम होती हुई नजर आ रही है। मेन आईपीओ, मेन बोर्ड या फिर मेन लाइन आईपीओ की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका मेन रीजन है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीक के लिए जरूर अपना पैसा बचा करके रखें, और इस आईपीओ में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से आप जरूर अप्लाई करके इस आईपीओ के
माध्यम से काफी मोटा पैसा लिस्टिंग डे पर भी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी काफी अच्छी है। पर लॉन्ग टर्म का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हम एक सेपरेट वीडियो के तहत आपको पोस्ट करके अपडेट कर देंगे। बाकी दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसमें हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो कि अभी आईपीओ आया था, एरोहेड सेपरेशन जो कि आने वाला है, और एरोहेड भी अभी ओपन हुआ है, आज के दिन ओपन हुआ है। तो इन सभी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप जरूर इसे चेकआउट करें। साथ ही दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हो, या फिर रिवॉल्यूशनरी जो बुक्स हैं जो कि फाइनेंशियली आपको काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकती है, उनकी समरी हो, ये सब कुछ हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। बाकी दोस्तों हमारी एक खास प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस की, अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल काफी सारे हॉलीडेज भी आ रहे हैं, तो अगर आप इसमें समय देते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, मार्केट को फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखते हैं, अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। इसके बाद आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कुछ स्टॉक्स को चुन करके अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। आईपीओ वगैरह से आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पर उन प्रॉफिट को अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में जरूर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और उसके लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड शब्दों में, सिंप्लीफाइड तौर तरीकों से सारे ही रेशियोज और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया गया है, फ्री ये प्लेलिस्ट है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, खाली टाइम में चेकआउट करें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, उसके बाद इसकी पढ़ाई करें, उसके बाद आप अपना खुद का पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे और लोगों के टिप्स में आपको स्टॉक बाय करने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, बार बार आपसे रिक्वेस्ट होती है कि लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो की भी रीच बढ़ती है कि आगे जो और लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगा आपके माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को और उसमें ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर ले, ताकि आगे हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं उनके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, भारत।